नमस्कार मित्रों, मैं हूं दमदार बनारसी और मैं इस समय बैठा हुआ हूं डॉक्टर सुनील कुमार मिश्र जी के साथ। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर हैं। प्रणाम आपको। नमस्कार दमदार जी, स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और कहा जाता है कि काशी नगरी जहाँ कण कण में भगवान शंकर विराजते हैं, ऐसी नगरी के परम पावन माँ गंगा के तट पर हम बैठ करके आज संवाद करने जा रहे हैं। ये हम सभी के लिए बड़ा आनंद का विषय है। बनारस के बारे में दो शब्द कहें तो क्या कहेंगे? बनारस के बारे में बस मेरे मन से एक ही शब्द निकलता है, जीवंतता। जो जीवंत है वो काशी है, जो जी गया वो काशीवासी है। अच्छा, मैंने देखा है कि जैसे हमेशा आप सामाजिक गतिविधियों में लगे रहते हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं। फिलहाल क्या कर रहे हैं आजकल आप? फिलहाल जो मेरी प्रोफेशन के साथ साथ ये कह सकते हैं कि जो भारत की वर्तमान सामाजिक परिस्थितियां हैं जी, अपने अध्यापन कार्य के दौरान आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहा हूँ जी। तो अपने अध्यापन कार्य के दौरान जो मुझे विशेष अनुभूति आज भारतीय समाज को लेकर के हो रही है, वो है समाज का एक ऐसा तबका जिसको भारतीय समाज को संरक्षित करने की, मजबूत करने की और मूल्य परक जिम्मेदारी जिसने उठा रखी है, उसे हम भारत के वृद्ध समाज के रूप में देखते हैं जी। तो मेरी सोच, मेरी धारणा आज उस समाज के साथ जुड़ करके जी, उस समाज की जीवन शैली को समझने जी, उनके मूल विषयों की ओर समाज का ध्यान आकृष्ट कराने जी, और उनके जीवन में जो आने वाले समय में चुनौतियां हैं जी, उन चुनौतियों के प्रति हम क्या समाधान ढूंढ सकते हैं जी, इस पर मैं कुछ समाजशास्त्री प्रयास करने की ओर प्रवृत्त हूँ। समाजशास्त्र मेरा भी विषय रहा है। मैं एमफिल हूँ समाजशास्त्र से। मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ बैठने का अवसर मिला। अक्सर मैंने देखा है, मैंने तो एक मेरी कविता है जिसमें माँ पर है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से लोगों को फेसबुकिया या फिर सोशल मीडिया का इस कदर नशा लग गया है कि वो सोशल मीडिया वाला प्यार दिखाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने उस पर लिखा, कभी लिखा, वो 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि जो आडंबर वाले लोग हैं, जिनके घरों में कुत्ते तो 4 पाल सकते हैं लेकिन एक माँ का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है तो उसको वृद्धाश्रम में फेंकाते हैं। भाई वो दरवाजा खोल के छोड़ दो और बार बार खोलो बंद मत करो यार, बेकार गंदा लग रहा है। उसको खोल के छोड़ दो भाई, उसको खोल के और फिर ऐसा करो कि वो खुला ही रहे, बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। क्या बोल रहा था मैं? जो वृद्धाश्रम में छोड़ दो, तो वो एक दिन के लिए माँ के प्रति अपना प्यार प्रदर्शित करते हैं और फेसबुक पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखते हैं। मैंने उनके लिए कहा कि अपने उपकारों की गठरी आप ही ढोती मिली। उनके घरों की स्थिति क्या होती है? अपने उपकारों की गठरी आप ही ढोती मिली, आंसुओं से कोख के धब्बों को वो धोती मिली और मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो उनकी माँ वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती मिली। ये स्थिति है वर्तमान समय की और मुझे लगता है कि जब तक हम अपने माँ बाप की सेवा करता हुआ अपने औलाद को न दिखाएं तो वो हमारी इज्जत कहां तक करेगी। मूल विषय है दमदार जी, और ये प्रश्न ही सामाजिक संवेदनशीलता का है। 2 प्रकार की अवधारणा समाज में रहती है, एक परिवार जो हमें जन्म देता है और एक परिवार जिसे हम जन्म देते हैं जी। तो समाज की जो भौतिकवादी संस्कृति है उसमें कहीं न कहीं आज हमारी शिक्षा प्रणाली कह लें, हमारे सामाजिक जीवन का ताना बाना कह लें, हम उस परिवार की ओर ज्यादा केंद्रित हो रहे हैं जिसे हमने जन्म दिया है। क्या बात है। और जिसने हमें जन्म दिया है हम उसके प्रति कहीं न कहीं थोड़ा दायित्व बोध की कमी महसूस कर रहे हैं। क्या बात कही आपने, जिसे हमने जन्म दिया है हम उस परिवार के प्रति ज्यादा केंद्रित है, लेकिन जिन्होंने हमें जन्म दिया हम उससे कहीं न कहीं संवेदनशील नहीं रह रहे हैं। तो ये जो दूरी है ना और ये जो बिखराव है वो उस बुजुर्ग के मन में टीस की तरह उठता है। ठीक बात है। उसे आपसे कुछ और नहीं चाहिए जी, उसकी जरूरतें बहुत सीमित है। उसे आपका संवाद, उसे आपका प्यार, धीरे से आपका उसको सहला देना,
उसके अंदर इतनी असीमित ऊर्जा डाल देगा कि वो आपके लाखों मंदिरों के दर्शन, लाखों जो चौखट पे जाके आप प्रार्थनाएं करते हैं, उससे कहीं ज्यादा होगा। वाह। तो हमें इस मूल्य को समाज के हर धारा तक, हर व्यक्ति तक, हर धर्म तक पहुंचाना है। जी। क्योंकि बुजुर्ग और वृद्ध हर समाज में, हर व्यवस्था में है। बिल्कुल। और जैसे जैसे वो समय के साथ एकाकी होंगे, जैसे जैसे वो समय के साथ टूटेंगे जी, उसका असर ये पड़ेगा कि हमारी संस्थाएं टूटेंगी जी, परिवार टूटेगा, विवाह जैसी संस्थाएं टूटेंगी जी। और मैं कहूंगा एक कदम आगे बढ़ते हुए ना जी, हमारा धर्म टूटेगा। ठीक बात। और जिस दिन मानवीय धर्म टूटेगा फिर इस समाज को बचाना बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि केंद्रीय परिवार और संयुक्त परिवार, इन दो स्थितियों को आप देखिए और हम तो अक्सर देखते ही हैं, संयुक्त परिवार ज्यादा ताकतवर हुआ करता था या केंद्रीय परिवार? इन दोनों में अंतर क्या है और संयुक्त परिवारों में बुजुर्गों की स्थिति और वर्तमान समय में स्थिति आप कहां तुलना कर पाते हैं? देखिए, मूल रूप से जो विषय है, इस विषय पर मैं थोड़ा प्रकाश भी डाल देता हूं कि कई बार भारतीय समाज में कुछ बाह्य नैरेटिव्स गढ़ दिए जाते हैं। जी। जैसे कहा गया हमारे समाज में कि संयुक्त परिवार बहुत अच्छा और एकाकी परिवार बहुत खराब, इस तरीके का एक नैरेटिव गढ़ दिया गया। हम इन विषयों पे नहीं जाते हैं। हम ये समझते हैं कि समय की मांग क्या है। ठीक है। समय की मांग से एकाकी परिवार ने जन्म लिया है। ठीक है। क्योंकि शिक्षा की परिस्थितियां, नौकरी के अवसर, युवाओं का अपने ग्रामीण परिवेश से निकल के शहर में जाना, तो स्वाभाविक है शहर की जो परिस्थितियां हैं वहां हम संयुक्त परिवार लेके नहीं जा सकते। वहां रहने की दशाएं कम है, वहां सीमितता है। तो एकाकी परिवार संयुक्त परिवार का ही विकल्प है। ठीक है। ऐसा कोई अपराध बोध नहीं है कि कोई व्यक्ति एकाकी परिवार में रह रहा है, लेकिन एकाकी परिवार में रहते हुए उसका दायित्व बोध क्या है। हाँ। अगर वो अपने संयुक्त परिवार के प्रति बना हुआ है, हाँ, उसके प्रति वो भाव और लगाव बना हुआ है, हाँ, तो एकाकी परिवार एक संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है, कोई विघटन नहीं है। ठीक बात। तो मूल चीज है कि जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार के प्रति फिर वही बात है कि भावनात्मक एकता का बने रहना। जी। तो आप एकाकी परिवार में रहिए, अच्छी बात है। शहर में आप इंजीनियर हो गए, आपके परिवार में आपकी पत्नी, 2 बच्चे रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस परिवार में इतनी जगह बना के रखिए कि आपका भाई जब गांव से निकल के पढ़ने के लिए दिल्ली आए, मुंबई आए, तो उसको आप रहने की जगह दे सके हृदय में। तो जब आप हृदय में जगह देंगे तो एकाकी परिवार भी संयुक्त परिवार जैसा हो जाएगा। कहाँ जगह मिल पाती है? समस्या तो यही है ना। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले संघ के किसी पदाधिकारी ने कुछ बयान दिया था कि हमें 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, कुछ ऐसा आया था। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि सरकार ने शुरू से 2 बच्चे पैदा करने पर फोकस किया, बल दिया। अभी संघ का आया कि 3 बच्चे पैदा करना चाहिए और यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपके अगर 2 बच्चों से ज्यादा रहेंगे तो पंचायत चुनाव लड़ने के अधिकारी ही नहीं रहेंगे या किसी योजना में लाभ ही नहीं मिलेगा। तो हम किसकी सुने? सरकार किसकी तरफ है और जनता किसकी तरफ जाए? देखिए, मूल विषय पे हमें समझना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति या विचार परिवार का व्यक्ति कह रहा है जी, तो उसके कहने का मूल आशय क्या है? मूल आशय है परिवार प्रबोधन। ठीक है। मूल आशय 2 या 3 नहीं है, वो 3 एक संकेत हो सकता है, लेकिन मूल विषय है परिवार प्रबोधन। परिवार प्रबोधन क्या है? युवा विवाह करें। तो हम 3 की प्रेरणा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 3 ही करें। ठीक है। 1 भी कोई करेगा, 2 भी करेगा, तब शायद 3 के बारे में सोचेगा। ठीक है। लेकिन समाज की ऐसी स्थिति हो गई कई बार कि आपने शिक्षा ग्रहण की और फिर वही एकात्मकता का भाव, आपने परिवार के बारे में सोचना कम कर दिया। अभी तो हम लोग संयुक्त परिवार और केंद्रीय परिवार पे बात कर रहे थे। अच्छा, मैं ये देखता हूँ एक कवि होने के नाते कि बहुत सारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं एकाकी परिवार के कारण। जैसे चाचा चाची, भैया भाभी, मौसा मौसी, ताऊ ताई, ये सब सारे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। तो अब कुछ समय बाद तो ऐसा आ रहा है जैसे विवाह नामक संस्था भी टूटती जा रही है। मैं अपने पिता के आदेश पर बिना लड़की देखे शादी करने वाला अपने खानदान की आखिरी पीढ़ी का हूं। मेरे बाद की पीढ़ी यानी मेरे बच्चे शादी करेंगे कि नहीं? शादी किए तो लड़की से ही करेंगे
ये भी कोई नहीं जानता, कोई गारंटी नहीं दे सकता। इस स्थिति में हम पहुंच गए हैं, लिविंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। हाँ, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि शादी नामक संस्था बचना बहुत जरूरी है, समाज शास्त्री होने के नाते आप इस पे क्या राय रखते हैं? निसंदेह मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि विवाह नामक संस्था होना हमारे लिए बहुत जरूरी है जी। और जो संबंधों के स्वरूप की बात है ना, अगर हम इसको गहराई से समझेंगे जी, तो ये हमारी भारतीय संस्कृति में हुए शिक्षा पद्धति के बदलाव का परिणाम है। ठीक है। क्योंकि अब हम नातेदारी शब्द जो 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, जी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। हाँ, तो अब जो हमारी शिक्षा पद्धति है ना, हाँ, उस शिक्षा पद्धति में हमारे यहाँ वर्णात्मक शब्दावलियां ज्यादा चलने लगी। जी। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अंग्रेजी का शब्द आ गया अंकल, हाँ, तो अंकल मामा भी आ गए, चाचा भी आ गए। जी। और हिंदी में क्या था, मामा अलग थे और चाचा अलग थे। हाँ, तो इस भाषा के संग्रहण के कारण संबंधों की सीमितता बढ़ रही है, उसका भाव नहीं कम हुआ है। ठीक है। लेकिन नई पीढ़ी का बच्चा अंकल ही बोल रहा है जी, तो उसके लिए संबंध क्या हो गया, एक की स्थिति में जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल हमारी भाषा में संवाद मामा के लिए भाव अलग हो जाता था और चाचा के लिए अलग हो जाता था। बिल्कुल। इसीलिए भारतीय समाज में कई बार ये विषय आता है कि जो हमने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का आवरण ओढ़ा, जी, उसका परिणाम अब हमारे सामाजिक संबंधों पर दिखाई देना प्रारंभ हुआ। जी, जी, तो मूल चुनौती है कि उस भाषा से हम कैसे अपने आप को संरक्षित करें। ठीक बात। तो उसी के लिए विषय है कि घर में बुजुर्ग का होना जरूरी है। वो आपको अपने मूल विषय से जोड़ेगा, दादी नानी की कहानियों से जोड़ेगा। तो ये बुजुर्गों पे ही आधारित आप जो सेमिनार करा रहे हैं, तो ये इसमें क्या होगा, इसमें किस पे केंद्रित ये सेमिनार है और किस विषय पे ज्यादा चर्चा होगी? देखिए, दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों से रहने के दौरान जो मुझे दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी इस बात का अनुभव हुआ कि वहां जो बहुत सारे सिटीजन क्लब चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां मुझे देखने को मिली जो मुझे अंदर से कहीं न कहीं थोड़ा द्रवित करती है कि समाज का एक ऐसा संरचनात्मक वर्ग जिसने समाज को बचाया, जी, समाज को खड़ा किया, जी, और उस विशेष वर्ग के लिए हम क्या सोच पा रहे हैं। हाँ, तो ऐसी दृष्टि रखते हुए फिर मेरे मन में एक संकल्पना आई, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ मिलकर के जी, पिछले वर्ष हमने एक वर्कशॉप किए, 10 वर्कशॉप। अच्छा। उसमें अलग अलग बुजुर्गों के साथ, अलग अलग एनजीओ के साथ, समूह के साथ मैंने संवाद किया, जी, जिसमें कई सारे मूल विषय निकल करके आते हैं कि वास्तव में भारत में बुजुर्गों और वृद्धों या एल्डरली जो पर्सन्स हैं, जी, उनको लेकर के अब हमें सजग होने की जरूरत है। जी, क्योंकि भारतीय सरकार को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं जी, कि वो विशेष ऐसी योजनाएं बना रही हैं जिससे अब बुजुर्गों की आयु भी बढ़ रही है। ठीक। हालांकि आयु कोई समाज द्वारा नियंत्रित नहीं होती, जी, हम ईश्वरीय संरचना की देन मानते हैं, पर ये तो कह सकते हैं कि सुविधाओं से हम उसको नया आयाम देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आयुष्मान आ गया तो उनका इलाज शुरू हो गया। विशेष रूप से इन परिप्रेक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए फिर मन में एक भाव आया कि क्यों न एक राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे संगम का आयोजन किया जाए, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में सेमिनार कहते हैं, जी, जिसमें पूरे भारत के समाजशास्त्री, इस विषय में गहन सोच रखने वाले परिवारविद या ऐसी सामाजिक संस्थाएं इसमें सहयोग करें। आप जैसे कवि उसमें आए, जी, तो समाज के प्रति दृष्टि और रचनाओं का दौर बदले। तो जो बुजुर्गों ने हमें कहानियां सुना के हमें बड़ा किया, अब समय आ गया कि हम उन्हें कुछ अच्छी कहानियां सुनाएं, उनको प्रेरित करें कि समाज आपको साथ लेके आगे बढ़ना चाहता है, न कि कनाडा, अमेरिका, यूरोप की तरह हम उन्हें अलग ग्रेवयार्ड जैसे माहौल में छोड़ देने वाला भारत है। तो भारत की संस्कृति ऐसी है कि सबको साथ लेके चलिए। ठीक। तो इस सेमिनार का मूल विषय यही है कि भारतीय समाज में हो रहे व्यापक परिवर्तनों में हम 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य रखने जा रहे हैं। तो एक ऐसा समग्र भारत जिसमें बुजुर्ग और वृद्ध भी सुरक्षित हो, मध्यम युवा भी संरक्षित हो और शिशुओं का लालन पालन भी उचित ढंग से हो। ठीक है। तब जाके हम विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सकते। ठीक है। अब थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। हाँ, रुक जाइए, बता रहे। सरकार क्या कर रही है बुजुर्गों के लिए? निसंदेह सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार ने अपना काम समय समय पर समायोजन के माध्यम से किया है। जैसे वृद्धावस्था पेंशन कर सकते हैं कि सरकार, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा मासिक पेंशन के रूप में उनको दिया जाता है। एक बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिला, आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का लाभ 5 लाख रुपए तक प्रत्येक वृद्ध को, जो भी एल्डरली केयर में आ गया है,
उसके लिए वो व्यवस्था की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस द्वारा समय समय पर जो वृद्ध हैं उनके लिए तमाम संरक्षण की योजनाएं चलाई जा रही है। फिर सरकार द्वारा तमाम ऐसे प्लान ला करके, जैसे अगर कोई वृद्ध डिसेबल्ड है, अगर उसे सुनाई कम दे रहा है या चलने में समस्या है, तो उसे कान की मशीन है, चश्मा है, ये सब निःशुल्क बांटा जा रहा है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी जवाबदेही तय कर रही है। ठीक है, अब जवाबदेही तय करने की बारी समाज की है, परिवार की है। तो हर बात हम सरकार पे छोड़ के सरकार के ऊपर नहीं टाल सकते। यही सरकार करके हमने अपने सारे अधिकार सरकार को सौंप दिए। ये प्रक्रिया ही उल्टी है। एक सीधी सी बात है कि जिसने हमें जन्म दिया, क्या हम उसको संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं कि हम सरकार की तरफ देखें? बिल्कुल सही बात है। वो तो हमारा अधिकार और कर्तव्य दोनों है। जब हम इस दुनिया में नहीं हैं, तब ये विषय सरकार के पास जाना चाहिए। ठीक बात है। लेकिन समाज ने क्या किया? अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अमेरिका से रहने वाला युवा बनारस आता है, अपनी माँ को कहता है कि माँ, तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हें अमेरिका ले जाना है। और फिर आता है काशी आकर के अपने माँ की सारी कोठी बेच देता है और माँ को एयरपोर्ट पे छोड़ के भाग जाता है। बस 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 बस। तो ये जो संवेदनहीनता है, इसमें सरकार क्या करेगी? ये समाज को समझना पड़ेगा। समाज को ऐसे विषयों पर खड़ा होना पड़ेगा और एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी होगी जिसमें बुजुर्ग ही प्रहरी था, प्रहरी है और प्रहरी रहेगा। क्या बात है। इस धारणा पर जब हम काम करना प्रारंभ करेंगे, तब समाज का हम एक सुंदर स्वरूप बना सकते हैं। बिल्कुल। तब हम सरकार से भी प्रश्न कर सकते हैं कि हमने अपना काम सही किया है, आपने हमारे बुजुर्ग के लिए सड़क अच्छी क्यों नहीं दी? बिल्कुल सही बात। जब हम घर का वातावरण बुजुर्ग के लिए सही बना देंगे, तो बाहर के वातावरण पे हम सरकार से प्रश्न करेंगे। ठीक बात है। लेकिन अगर हमने घर की सड़क खराब कर रखी है अंदर की, तो बाहर हम सरकार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो ये मूल्यवान प्रश्न है। अपने बुजुर्गों के लिए ठीक बात है, सरकार से क्यों प्रश्न करें? ये तो हमारा कर्तव्य दायित्व है ना। बिल्कुल है। तो ये मूल विषय उस सेमिनार में हम उठाएंगे, सरकार से भी हम उसमें मांग करेंगे। जैसे भारत में एक बहुत बड़ा विषय है, उस विषय पर अब काम करने की आवश्यकता है कि सरकारी संस्थाओं में, नौकरियों में मातृ सेवा का अवकाश है। मैटरनिटी लीव बोलते हैं। ठीक, पैटर्निटी लीव भी आ गई। अच्छा, बच्चों की जन्म लेने पर भी माता पिता को छुट्टी मिल रही है। ठीक है, पर बुजुर्गों या वृद्धों की सेवा के लिए सरकारी अवकाश क्यों नहीं है? ये तो गंभीर अवकाश आना चाहिए। ये तो गंभीर विषय है। तो सरकार ऐसी नीति बनाए जिसमें कम से कम एक व्यक्ति अगर सरकारी सेवा में है, तो अपने पिता की सेवा करने के लिए उसको 15 दिन का अवकाश मिल सके। पूरे जीवन में ही मिले। क्या बात। तो वो 15 दिन केवल अपने पिता के लिए अवकाश मिल रहा है, तो वो मोरलिटी भी उसके अंदर आएगी कि हाँ, मुझे पिता की सेवा करने के लिए सरकार भी कह रही है। जी, एक शर्म का विषय भी है। बिल्कुल बिल्कुल शर्म का विषय, लेकिन वो स्वीकारोक्ति बनेगी। तो सरकार की ये पहल हो सकती है कि सरकार ऐसी पहल करे। तो ऐसे मूल विषयों को हम लोग इस पूरे सेमिनार में रखेंगे। जी, चर्चा होगी और प्रयास होगा कि वहां से जो निकले हुए विषय हैं, जी, वो विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, विभिन्न शोध पत्रों के माध्यम से आम जन तक पहुंचे, आम परिवार तक पहुंचे। हमारा लक्ष्य ये है। ये अब चलते चलते एक छोटी सी बात बताइए, नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं बुजुर्गों के संदर्भ में? मैं विशुद्ध रूप से समाजशास्त्री दृष्टि से नई पीढ़ी को यह संकेत देना चाहता हूं कि आप इस बात को समझो कि आपका निर्माणकर्ता कौन है। अगर आपके मन में ये भाव समझ में आ गया कि आपको जिसने सृजन किया, आपका जिसने निर्माण किया, एक समय आता है कि जब आप उसके निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक, और ये सिर्फ और सिर्फ मूल्यपरक व्यवस्था है। तो जिस दिन नई पीढ़ी ने इस बात को समझना शुरू, मैं ये भी कहता हूं कि नई पीढ़ी हमारी ज्यादा सेंसिटिव है। लेकिन वो कहीं न कहीं दबाव में, कहीं न कहीं नौकरी की परिस्थिति में वो इन चीजों से दूर हो रही है। तो उसे वापस लौटना पड़ेगा। जी, क्योंकि मानव समाज और पशु समाज का मूल अंतर स्वच्छंदता ही है। जी, तो ज्यादा स्वच्छंद हुए तो पशु हो जाएंगे। तो हमें उस बंधन को स्वीकार करना पड़ेगा जिसके कारण से हम मानव। और बुजुर्ग हमारा एक बंधन है, एक आलंबन है, और वही हमें स्वावलंबन की ओर ले जाता है। तो यही एक संदेश मैं अपने युवा पीढ़ी को देना चाहता हूं कि आप स्वावलंबित रहिए, लेकिन बुजुर्गों के आलंबन में रहिए। क्या बात है, क्या बात है जी, ये हकीकत है। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, फिर वो घर बिखरने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही है। एक बहुत अच्छे शायर हुए
मेरा ख्याल है मुनव्वर राणा के नाम से हम उन्हें जानते हैं। उन्होंने कहा कि मोहब्बत से मेरे जख्मों पे पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी है, अगर यही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, मजा आया, आनंद आया। आप सभी से निवेदन है कि एल्डरली केयर पर ये जो नेशनल सेमिनार दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहा है, आप सभी उसमें जुड़े, भागी बने और निश्चित रूप से भारतीय समाज में जो विमर्श की दृष्टि है उसको मिलकर आगे बढ़ाएं। ये विमर्श ही है जो हमें आगे ले चलकर एक सिविल सोसाइटी या सिविल सभ्य समाज की स्थापना करने में सहयोग करता है और निश्चित रूप से आप सभी का सहयोग मिल रहा है। धन्यवाद आप सभी को, अभिनंदन। और काशी की नगरी से एक बार हर हर महादेव। हर हर महादेव।